18 दिसंबर 2015 विजय माल्या ने अपनी 60th बर्थडे की ऐसी पार्टी दी जिससे पूरी दुनिया में हेडलाइंस बन गई। यहाँ स्पेनिश सिंगर एनरिके इग्लेसियस और सोनू निगम जैसे सिंगर परफॉर्म कर रहे थे। किंगफिशर बियर से लेके किंगफिशर एयरलाइंस तक के मालिक विजय माल्या ने इस पार्टी में 2 मिलियन यानी 14 करोड़ से भी ज्यादा पैसे खर्च किए थे। एक तरफ विजय माल्या देश और विदेश में प्रॉपर्टी खरीद रहे थे, प्राइवेट जेट और याच खरीद रहे थे, अरबों रुपए में क्रिकेट टीम्स खरीद रहे थे, तो वही दूसरी तरफ माल्या ने अपने एम्प्लॉयज को कई महीनों से सैलरी नहीं दी थी, बैंकों से लिए कर्जे की EMI नहीं भरी थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यही माल्या सिर्फ 2.5 महीने के बाद देश छोड़ने वाला था और पीछे छोड़ने वाला था 9,000 करोड़ का स्कैम। आखिर कैसे फॉर्ब्स की बिलियनियर्स लिस्ट में आने वाले विजय माल्या बैंकरप्ट हो जाते हैं? क्या है विजय माल्या की पूरी कहानी, जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो ये सब जानने के लिए हमें थोड़ा कहानी में पीछे जाना होगा। आजादी मिलने से पहले जब ईयर 1950 का टाइम था, तो उस वक्त इंडिया में काफी सारी छोटी छोटी बियर की कंपनीज थी जो ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए बियर बनाती थी। इसी टाइम थॉमस नाम का एक बंदा था जो क्या करता है कि इन सारी कंपनीज को मर्ज करके एक बहुत बड़ी कंपनी बनाता है जिसका नाम पड़ता है यूनाइटेड ब्रेवरीज ग्रुप। और इसी टाइम ड्यून स्कूल से पढ़ा एक टैलेंटेड बिजनेसमैन था विट्ठल माल्या, जिनको ये समझ आ चुका था कि कुछ हो ना हो लेकिन ये कंपनी जरूर ग्रो करेगी। तो वो क्या करते हैं, वो 1946 से ही यूबी के शेयर्स खरीदना शुरू करते हैं और केवल 2 साल के अंदर ही महज 24 साल की उम्र में ही वो यूबी के चेयरमैन बनते हैं। चेयरमैन बनने के बाद उन्होंने यूबी के प्रॉफिट्स को यूज करके कई और लिक्वर कंपनीज को एक्वायर कर लिया और एक मैसिव लिक्वर बिजनेस बना लिया। अपनी स्किल्स और हार्डवर्क की मदद से उन्होंने एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लिया था जिसकी टोटल वैल्यूएशन 350 करोड़ से भी ज्यादा थी। लेकिन 1983 में सिर्फ 59 इयर्स की एज में हार्ट अटैक के कारण इनकी मौत होती है और तभी कहानी में एंट्री होती है विजय माल्या की। 18 दिसंबर 1955 विजय माल्या का जन्म होता है और बचपन से ही माल्या की लाइफ बहुत ही लग्जूरियस गुजरी थी। जिस उम्र में बाकी बच्चे गुल्ली डंडा खेलते, वहाँ माल्या अपनी रिमोट कार चलाते जो इंडिया में देखने को तक नहीं मिलती थी। 18 साल के होते ही विजय माल्या को यूबी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल किया गया था और उन्होंने काम सीखना भी चालू किया था। ग्रेजुएशन के बाद इंटरनेशनल बिजनेस को समझने के लिए उन्हें US भेजा जाता है, लेकिन इसी दौरान उनको फोन जाता है कि आपके फादर की डेथ हो चुकी है, तो उन्हें अब वापस लौटना पड़ता है क्योंकि इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर जो संभालना था। अब अगर हम कहानी में थोड़ा आगे चले, साल 2005 आते आते विजय माल्या फॉर्ब्स की टॉप 40 बिलियनियर्स लिस्ट में आते हैं। विजय माल्या की नेटवर्थ 950 मिलियन तक पहुंच चुकी थी। इस वक्त तक माल्या अपने बिजनेस को डाइवर्स करने में भी लगे थे। माल्या को जो सबसे बड़ी सक्सेस मिली थी वो थी शराब के बिजनेस से। यूबी ग्रुप ने एक कैसल ब्रूअरीज नाम की कंपनी को एक्वायर किया था जिसका लोगो एक किंगफिशर बर्ड की तरह था। वो जो लोगो था वो आज के किंगफिशर लोगो से बहुत ही डिफरेंट था। आगे जाके इस कंपनी को बंद किया जाता है, लेकिन जो इसका लोगो था वो विजय माल्या को बहुत ही पसंद आता है, तो इसको मॉडिफाई करके ही इसे रिलॉन्च किया जाता है। रिलॉन्च करने का जो पर्पस था कि मोहन मेकिन ब्रांड था इंडिया में जो यूबी ग्रुप को बहुत ही पीछे कर रहा था, तो इसके अगेंस्ट में किंगफिशर बियर हमें लॉन्च करनी थी और 1978 में किंगफिशर बियर लॉन्च की जाती है। किंगफिशर जो ब्रांड था ये एक सिर्फ ब्रांड ही नहीं बल्कि इसे एक लाइफस्टाइल बनाया था, स्पेशली यूथ के बीच, और ये सारी चीजें विजय माल्या ने छोटी छोटी ट्रिक से की थी। एक्चुअली इंडिया में अल्कोहल का ऐड करना बैन है, तो इन सभी चीजों से निपटने के लिए विजय माल्या एक नया रास्ता निकालते हैं, सरोगेट एड्स का। अब वो कैसे? किंगफिशर बियर के बजाय किंगफिशर सोडा, किंगफिशर वाटर बोतल ये सब लॉन्च किया। ऑल ओवर इंडिया किंगफिशर इवेंट चालू कर दिए और उन इवेंट्स में फिर चारों ओर किंगफिशर का लोगो दिखाया जाता था। हर जगह किंगफिशर का लोगो दिखाना, यही तो विजय माल्या का असली मकसद था। अब डेट आती है 15 नवंबर 2004। विजय माल्या अपनी कंपनी के CFO को बुला के कहते हैं कि वो अब किंगफिशर एयरलाइन शुरू करेंगे। अब जैसे ही किंगफिशर की एयरलाइन शुरू होती है तो चारों तरफ इसी की बात होती है, गुड क्वालिटी फूड, वेल ट्रेन्ड एयर होस्टेस, जिनको लोग सिर्फ देखने के लिए ही टिकट बुक करते थे। 1 साल के अंदर ही किंगफिशर को बहुत सक्सेस मिलती है। ब्रांड तो बना था लेकिन अभी भी उतना प्रॉफिट नहीं आ रहा था जितना इसमें इन्वेस्ट किया गया था। माल्या का मन था वो किसी भी तरह एविएशन इंडस्ट्री में अपना नाम टॉप पे रखे और इसी जल्दबाजी में वो ऐसी ऐसी गलतियां करता है जिससे किंगफिशर एयरलाइन और विजय माल्या पूरी तरह डूबते हैं। किंगफिशर को अभी सिर्फ डोमेस्टिक फ्लाइट्स मतलब सिर्फ इंडिया में उड़ाने की इजाजत थी,
लेकिन माल्या चाहते थे कि वो इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी उड़ाए, बेंगलुरु से, जिसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहते हैं, वहां से ओरिजिनल सिलिकॉन वैली तक वो इंटरनेशनल फ्लाइट्स उड़ाना चाहते थे। लेकिन दिक्कत ये थी कि कंपनी के पास कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन माल्या तो सब्र करने वालों में से नहीं थे, तो वो क्या करते हैं कि जो कंपनीज ऑलरेडी इंटरनेशनल ट्रैवल करा रहे थे तो वो उनको एक्वायर करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही एयर डेक्कन नाम की कंपनी थी जिसको माल्या खरीदते हैं, और सितंबर 2008 तक आते आते विजय माल्या ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी शुरू की थी। माल्या प्रॉमिस करते हैं कि लंबी यात्राओं को एकदम कंफर्टेबल और लग्जरियस बनाएंगे। माल्या सस्ते काम करने वाले लोगों में से नहीं थे। उनका मान लो कास्ट सर्विस में नहीं था, जहां 2 रुपए खर्च करने पड़ते वहां वो 4 करते। किंगफिशर द राइज एंड फॉल ऑफ विजय माल्या बुक में लिखा है कि एक एम्प्लॉई ने विजय माल्या को कहा था कि वहाँ कॉस्ट कंट्रोल नहीं है, बहुत सारा सामान वेस्ट हो रहा है, और अगर आप मुंबई के लोकल मार्केट में जाओगे तो वहां भी आपको किंगफिशर लोगों के बहुत सारी चीजें ऐसे ही मिलेंगी, जैसे चम्मच, चाकू और बाकी सारी चीजें एटसेट्रा। किंगफिशर एयरलाइंस का किराया बाकी फ्लाइट्स की तरह था, और यही कारण है कि अच्छी सर्विसेज देने के चक्कर में माल्या की किंगफिशर कभी भी प्रॉफिट नहीं कर पाई। ऐसे ही कई और कारणों की वजह से माल्या अंपायर डूबा था, जैसे कि 2008 में ग्रेट रिसेशन, पूरी दुनिया में मार्केट स्लो पड़ जाती है, लोगों की परचेजिंग पावर कम पड़ जाती है, और दूसरी तरफ ग्लोबल फ्यूल प्राइसेस बढ़ जाते हैं। एविएशन टर्बाइन फ्यूल के प्राइसेस 30% तक बढ़ जाते हैं, टिकट्स के दाम 25% से लेकर 30% तक बढ़ जाते हैं। जहां बाकी एयरलाइंस अभी भी अपनी आखिरी सांसें ले रही थी, वही किंगफिशर एयरलाइन पहले ही गिरती है। और इस वक्त भी किंगफिशर एयरलाइन के प्राइसेस बाकी एयरलाइन से काफी कम थे। जैसे जेट एयरवेज 5295 रुपीज थी, वही किंगफिशर की टिकट प्राइस सिर्फ 3410 रुपीज थी। ऐसे ही रिसेशन के टाइम 2008 में जहां जेट एयरवेज की टिकट 6190 रुपीज थी, तो किंगफिशर के रेट सिर्फ 4900 के अराउंड थे। इस तरह किंगफिशर के ऑपरेशनल कॉस्ट और ऑपरेशनल रेवेन्यू में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ चुका था। जैसे साल 2007 में किंगफिशर का खर्चा 3500 करोड़ था, लेकिन ये कितना कमा पाते हैं? सिर्फ 2890 करोड़। एक हजार करोड़ का कर्जा, वो भी हर साल। किंगफिशर का डूबना तो तय था। ये तो ऑपरेशनल लॉस था, जबकि एयरलाइन को और एक लॉस था। जैसे कि एयरलाइंस में लगाया गया सारा पैसा विजय माल्या का खुद का पैसा नहीं था, बल्कि प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक से लिया गया कर्जा था। एक तरफ कंपनी को हजार करोड़ का लॉस हो रहा था, और दूसरी तरफ 1000 करोड़ बैंक के लोन पर सैकड़ों करोड़ों का इंटरेस्ट बन रहा था। इस तरह किंगफिशर का लॉस और बढ़ता गया, लेकिन वही दूसरी ओर माल्या एकदम चिल थे। ये टीवीटी आप देख लो। लेकिन किंगफिशर की हालत इतनी खराब होती है कि लीज भरने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। लीज पे लिए हुए 2/3 जहाज भी इनको वापस करने पड़ते हैं। 2005 से लेकर जब तक ये एयरलाइन चली है, इसने एक बार भी प्रॉफिट नहीं किया था। अब फरवरी 2012 को किंगफिशर के जितने भी अकाउंट्स थे उनको फ्रीज किया जाता है। फिर 20 अक्टूबर 2012 को डीजीसीए ने किंगफिशर के जो फ्लाइंग लाइसेंस थे उनको भी सस्पेंड कर दिया था। किंगफिशर एयरलाइंस के डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ऑपरेशन जो थे वो सारे बंद पड़ जाते हैं। फरवरी 2016 को सुप्रीम कोर्ट के सीनियर काउंसिल दुष्यंत दवे एसबीआई को एडवाइस करते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाले कि माल्या को देश से बाहर ना जाने दिया जाए, लेकिन एसबीआई ने देर कर दी। और यहाँ तक बताया जाता है कि विजय माल्या को पहले ही टिप मिली थी कि उन्हें जेल में डालने की तैयारी की जा रही है। और इसके कुछ दिन बाद 2 मार्च 2016 को विजय माल्या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक कमर्शियल फ्लाइट से लंदन भागता है और अपने साथ 7 बड़े सूटकेसेस भी ले जाता है, जिससे ये तो साफ था कि विजय माल्या एक लंबी छुट्टी पे जाने वाले थे।